आज हम पढ़ेंगे पटवारी और वीडियो एंड अदर राजस्थान के जो एग्ज़ाम है उनमें जो साइंस के अंदर जो फिजिक्स का पोर्शन आता है। देखते हैं कौन कौन से टॉपिक है। ये 4-5 टॉपिक है। बल है, ऊर्जा है, ताप। बल है, ऊर्जा है, ताप और ऊष्मा है, प्रकाश है, विद्युत है, विद्युत चुंबकत्व है। इसके अलावा जो विद्युत वाला वो टॉपिक है। और देखिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रकाश को। ठीक है, तो प्रकाश के अंदर देखो, प्रकाश का तो तरंग दैर्ध्य है वो कितना है, वो 10⁻⁷ में है। कैसे याद रखेंगे, प्रकाश सभी का साथ देता है इसलिए 10⁻⁷ से। तो 3.9 से 7.6, 3.9 से 7.6 गुणा 10⁻⁷ ये है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य। ठीक है, आगे प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के बारे में सबसे पहले किसने बताया था, तो प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिया था डी ब्रोगली ने। ये डी ब्रोगली का सिद्धांत है। क्या क्या दिया था उसने, दिया था कि ये प्रकाश है वो द्वैत रूप से, दो प्रकार का है प्रकाश। कैसा है, तरंग के रूप में भी है, कण के रूप में भी है। तो इसलिए डी ब्रोगली ने दिया था द्वैत सिद्धांत, प्रकाश की प्रकृति का द्वैत सिद्धांत दिया कि उसने कहा कि कण है वो प्रकाश है वो कण के रूप में है, तरंग के रूप में है। तो इसलिए तरंग के रूप में कैसे, उसने कहा तरंग के रूप में विद्युत चुम्बकीय तरंग है प्रकाश। क्या है प्रकाश, विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसके द्वारा उसने प्रकाश के परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण है, ध्रुवीकरण है, इन सभी के बारे में उसने बताया। तो उसने कहा प्रकाश कण के रूप में भी है। कण के रूप में कौन सा कण है ये, उसने कहा ये फोटोन है, प्रकाश एक फोटोन है। उसके द्वारा इसने प्रकाश विद्युत प्रभाव है, रमन प्रभाव है, कॉम्पटन प्रभाव है, ये उसके द्वारा ये प्रभाव वर्णित किए जाते हैं। ठीक है, आगे प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये सबसे पहले किसने ज्ञात किया, ये रोमर ने ज्ञात किया। ये इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का वेग के बारे में सबसे पहले रोमर ने बताया। पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है प्रकाश को, 8 मिनट 16 सेकंड। प्रकाश का वेग है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड और 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है इसको पहुंचने में। कोई भी वस्तु जिस रंग को परावर्तित करती है, जिस रंग को परावर्तित करती है उसी रंग की दिखाई देती है। जैसे हमें कोई कमीज अगर नीली दिखाई देती है तो वो नीले रंग को परावर्तित करती है, तभी हमें वो नीली दिखाई देती है। पारभासी वस्तु क्या होती है, पारभासी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती है जिनसे प्रकाश का सिर्फ कुछ ही भाग, कौन सा भाग, सिर्फ कुछ ही भाग आर पार निकल जाता है, वो पारभासी वस्तु कहलाती है। जैसे प्लास्टिक शीट है, बटर पेपर है, तेल लगा हुआ कागज है, धुंधला कांच है, ये सभी के सभी पारभासी वस्तुएं। अब प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे। जब कोई प्रकाश की किरण, प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानेंगे कि जब कोई प्रकाश की किरणें किसी किसी जो परावर्तित सतह पर आपतित होती है तो उसी कोण के साथ वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कोण आई और कोण आर क्या होता है, बराबर होता है। कोण आर क्या बराबर होता है। जब कोई आपतित होती है तो उसी कोण पर क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। कोण आई इक्वस टू कोण आर, कोण आई इक्वस टू कोण आर। जैसे हमें दे दिया कि ये को परावर्तित सतह उसके साथ वो प्रकाश की आपतित किरण 60 डिग्री कोण बना रही है, तो उसका परावर्तित कोण ज्ञात करो। ये यहाँ पर, ये इधर वाला यहाँ पर देखो, हम देख लेंगे यहाँ पर वाला 60, ये 60 है, तो ये 90 - 60 30, तो ये कितना हो जाएगा, 30 बराबर हो जाएगा 30। और प्रकाश के परावर्तन के नियम समतल, वक्रीय, खुरदरे सभी माध्यमों के लिए मान्य होते हैं, चाहे नियमित हो और विसरित, दोनों परावर्तन पर ये लागू होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है, इसके अंदर दो माध्यम होते हैं अलग अलग, या तो एक सरल होता है, विरल होता है। सरल और विरल दो माध्यम होते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो थोड़ी सी इधर उधर मुड़ जाती है, या तो वह अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, तो ये होता है अपवर्तन। तो देखेंगे, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, पास में आ जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है, भाई इधर खुला हुआ है, दूर भागे ना आदमी भी, तो सघन और विरल खुले माध्यम में जावे, विरल माध्यम में जावे, जरा दूर भागिया, दूर भागे। ठीक है, अपवर्तन के दौरान प्रकाश की आवर्ती अपरिवर्तित रहती है। ये ध्यान रखना कि परावर्तन है, परावर्तन के अंतर्गत तो आवर्ती और ये चाल ये अपरिवर्तित रहती है। जो प्रकाश की आवर्ती है और जो भी चाल है वो चेंज नहीं होती है। जबकि अपवर्तन के अंतर्गत आवर्ती तो अपरिवर्तित रहती है, लेकिन इसका जो चाल और तरंग दैर्ध्य बदल जाता है। चाल भी बदल जाती है और तरंग दैर्ध्य भी बदल जाता है। साइन आई इक्वस टू साइन आर, यही स्नेल का नियम है। स्नेल का नियम है, तो स्नेल का नियम है साइन आई इक्वस टू साइन आर, ये अपवर्तन को परिभाषित करता है। ये प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक कहलाता है। किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल
निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। अपवर्तनांक का मान सदैव 1 से अधिक होता है। हमें पता है क्यों, क्योंकि निर्वात में प्रकाश की चाल हमेशा सबसे ज़्यादा निर्वात में ही होगी, माध्यम में तो कम होगी। तो कम का ज़्यादा में भाग देंगे तो हमेशा 1 से ज़्यादा ही आएगा, इसीलिए अपवर्तनांक का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। इसका मात्रक नहीं होता है इसका। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.42। कितना होता है? 2.42। माध्यम की प्रकृति, घनत्व, ये प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करते हैं। जैसे हम देखो, ये प्रकाश की किरणें जैसे हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो वो विबग्योर वाला सिस्टम है, ठीक है। तो ये आर है रेड और नीचे वी बैंगनी, वायलेट या ब्लू बैंगनी बोल दो। तो रेड का अपवर्तनांक है ना, वो क्या है? मिनिमम। इसका अपवर्तनांक क्या है? बैंगनी का मैक्सिमम, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे अपवर्तन के उदाहरण। जैसे दिन रात में तारों का चमकना, सूर्योदय से पहले, सूर्योदय के बाद में सूर्य का दिखाई देना, पानी में मुड़ी हुई छड़, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, कुएं की गहराई कम प्रतीत होना। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ये कैसा प्रतीत होता है? बड़ा प्रतीत होता है। तो चंद्रमा अगर क्षितिज के समीप है तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है और उसके कारण ये क्या होता है? बड़ा प्रतीत होता है। जमीन के पास वायुमंडलीय अपवर्तन मृग तृष्णा पैदा करती है, मरीचिका मृग तृष्णा पैदा करती है। वर्ण विक्षेपण है क्या? ये वर्ण विक्षेपण है कि प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये घटना ही वर्ण का विक्षेपण, मतलब रंगों का फैलना, विक्षेपण वाला अलग अलग होना, यही वर्ण विक्षेपण कहलाता है। इसलिए जब प्रिज्म में से श्वेत प्रकाश गुजारा जाता है तो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है, इसे ही स्पेक्ट्रम कहते हैं। और ये घटना वर्ण विक्षेपण कहलाती है, जिसे सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया था। ये कितने रंगों में विभाजित होती है? 7 में। कौन सा कलर है वो? वह है विबग्योर, VIBGYOR, VIBGYOR, ये 7 रंग है, ठीक है। तो देखो VIBGYOR, तो ऊपर से हम नीचे की तरफ जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। जैसे VIBGYOR तरंग दैर्ध्य कम होता है, तो लाल रंग है, इसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम। लाल रंग ऊपर है तो इसका तरंग दैर्ध्य मैक्सिमम सबसे ज़्यादा, नीचे के आने पर क्या हो जाता है? कम। बैंगनी का विचलन ऊर्जा आवृत्ति मैक्सिमम होती है। विचलन ऊर्जा आवृत्ति किसकी मैक्सिमम होती है? बैंगनी की, ठीक है, वोयलेट की। तो लाल रंग का तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा, लाल रंग का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा और बैंगनी रंग का विचलन ज़्यादा। इंद्रधनुष का बनना वर्ण विक्षेपण के कारण इंद्रधनुष बनता है। ये सूर्य के विपरीत दिशा में हमें हमेशा दिखाई देता है। बूंदे प्रिज्म के समान कार्य करती है। बूंदे किसके समान कार्य करती है? प्रिज्म के समान। इंद्रधनुष 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष, द्वितीयक इंद्रधनुष। प्राथमिक इंद्रधनुष में 2 बार अपवर्तन, 1 बार परावर्तन होता है, जबकि द्वितीयक में 2 बार अपवर्तन होता है, 2 बार परावर्तन होता है। ये ध्यान रखना, इसमें तो प्राथमिक इंद्रधनुष है उसमें तो सेम विबग्योर बनता है, लेकिन जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसमें उल्टा विबग्योर बनता है, ऐसे बनता है विबग्योर, वी नीचे से नहीं ऊपर से स्टार्ट होता है विबग्योर, ठीक है। दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है क्योंकि सूर्य ऊपर होता है, इसलिए कहाँ पर बनेगा ये? इसका अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर नामक यंत्र का यूज़ किया जाता है। स्पेक्ट्रम का अध्ययन करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर यंत्र का यूज़ किया जाता है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन है क्या? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? जब कोई प्रकाश की किरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए ध्यान रखना, हमेशा प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। किस में जाएगी प्रकाश की किरण? प्रकाश की किरण हमेशा सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, ठीक है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो वह दूर हटाएगी विलंब से। ये दूर हटती 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 एक कोण ऐसा होगा जब ये 90 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी, 90 डिग्री पर परावर्तित हो जाएगी। तो वो कोण है, वो क्रांति कोण कहलाता है। कौन सा कोण कहलाता है? क्रांति कोण कहलाता है। और क्रांति कोण से थोड़ा सा ज़्यादा लेने पर वो क्या हो जाती है? अपवर्तन की जगह परावर्तित हो जाती है, वापस उसी माध्यम में चले जाती है। तो जब आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अगर ज़्यादा हो तो प्रकाश की किरण क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। इसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 2 कंडीशन है, एक तो ये प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए, एक आपतन कोण आई, क्रांति कोण उससे कम होता है, ठीक है। कोण आई ज़्यादा होता है, कोण क्रांति कोण से, ठीक है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण क्या क्या है? ये तो है हीरे का चमकना, मरीचिका, प्रकाश तंतु। हीरे का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। मरीचिका है, प्रकाश तंतु है। जल में पड़ी हुई प्रणाली का चमकना, कांच की दरारों का चमकना, पर कांच फिटूड हुए ना, दरार जिसकी चमके ना, वो भी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। अब है एक परिगणना की परिकर्णन क्या है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन होता है
जब प्रकाश की किरण धूल के कणों से टकराकर फैल जाती है, धुआं धूल जो भी हमारे वायुमंडल में होता है उनसे टकराकर जब फैल जाती है तो उसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? प्रकाश का प्रकीर्णन। जैसे लाल रंग है, लाल रंग का तरंग दैर्घ्य हम क्या जानते हैं? ज्यादा। लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। क्या है ज्यादा? लाल रंग का तरंग दैर्घ्य ज्यादा। तरंग दैर्घ्य ज्यादा मतलब कि ये ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे चलेगी, जबकि बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम, तो इसलिए ये ऐसे 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 चलेगी। तो ये तरंग दैर्घ्य इसका ज़्यादा होता है। तो बताओ एक बिंदु है जो हम कह गए ये धूल का कण है, तो धूल के कण के टकराने की संभावना किसकी ज़्यादा? ये ज़्यादा, इसकी ज़्यादा होगी, ये टकराएगा जल्दी, तो इसके टकराने की संभावना क्या है? कम। इसके टकराने की संभावना क्या है? कम। इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होगा? कम। इसलिए दूर तक दिखाई देता है। दूर तक क्यों दिखाई देता है? क्योंकि ये प्रकाश की मतलब इसका तरंग दैर्घ्य है ज़्यादा, इसलिए टकराने की संभावना है कम, इसलिए प्रकीर्णन होगा नहीं। प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा चलता जाएगा, बहुत दूर तक दिखाई देगा ये। इसीलिए जो सिग्नल लाइट है ना हमारी, जो रोड लाइट सिग्नल लाइट, लाल रंग का यूज किया जाता है उसमें सिग्नल लाइट में। इसमें लाल बत्ती खाते लगावे लाल रंग का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि लाल रंग का क्या है? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है। क्या है? तरंग दैर्घ्य ज़्यादा, और प्रकीर्णन नहीं होता, बहुत कम होता है उसका प्रकीर्णन। इसीलिए लाल रंग सिग्नल लाइटों में यूज़ किए जाते हैं, लाल बत्तियाँ लागे। बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य, बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है। क्या होता है बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य? बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, इसलिए उसके टकराने की संभावना ज़्यादा, प्रकीर्णन ज़्यादा, इसीलिए इसका ज़्यादा यूज नहीं होता है। अब देखो प्रकीर्णन के कारण हमें क्या क्या उदाहरण मिलते हैं प्रकीर्णन के। आसमान जो नीला दिखाई देता है, समुद्र नीला दिखाई देता है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखाई देना, बादलों का सफ़ेद दिखाई देना। कुल मिला के बात ये है, प्रकीर्णन के द्वारा हमें जो एक कलर दिखाई देता है, मतलब बहुत दूर तक बड़ा कलर, जैसे आसमान नीला, तो आसमान कितना बड़ा है? ये नीला। समुद्र कितना बड़ा है? ये नीला। बादल कितने बड़े हैं? ये सफ़ेद। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य कितना बड़ा है? ये लाल। तो ये जो बड़ा वाला कलर दिखाई देता है ना, वो सिर्फ एक छोटी चीज़ नहीं कर सकती, पूरा वायुमंडल करेगा, उसमें धूल के कण है वो करेंगे, तो ये बहुत बड़ी चीज़ मिलकर करेगी, इसलिए प्रकीर्णन की घटनाएं हैं। तो प्रकीर्णन घटनाओं के उदाहरण में हमेशा ध्यान रखना, बड़ी चीज़ कोई कलर दिखाई देती है, जैसे नीला दिखाई देना, लाल दिखाई देना और सफ़ेद दिखाई देना। ये आगे हम पढ़ेंगे। प्रकीर्णन के उदाहरण होते कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल अगर नहीं हो, तो हमारे चारों तरफ जो वायुमंडल है, ये वायुमंडल ही नहीं होता, तो पृथ्वी का आकाश काला दिखाई दिया देता। कैसा दिखाई देगा? काला। वायुमंडल है, धूल के कण इसलिए वहाँ पर है, इसलिए प्रकीर्णन वहाँ पर हो रहा है, इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई दे रहा है। अगर वायुमंडल ही नहीं होता, धूल के कण नहीं होते, और आकाश कैसा दिखाई देता हमें? काला। कैसा दिखाई देता हमें? काला। अब चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देगा। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल ही नहीं है भाई। वायुमंडल नहीं है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा तो हमें नीला कैसे दिखाई देगा? आसमान नीला नहीं दिखाई देगा, समुद्र नीला नहीं दिखाई देगा, सूर्य लाल दिखाई नहीं देगा। इसलिए भाई ये कलर है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देते। अगर पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो मतलब आकाश का रंग कैसा होता? काला। चंद्रमा पर खड़े व्यक्ति को आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं है। और अंतरिक्ष यात्री है, उनको भी आकाश काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर क्या दिखाई देता है? आकाश काला। ठीक है, आगे हम देखेंगे प्रकाश का विवर्तन। ये क्या है भाई? प्रकाश का विवर्तन क्या है? प्रकाश का विवर्तन होता है कि जब प्रकाश किसी अवरोधक सतह से टकराता है, कौन सी सतह से? अवरोधक सतह से, तो उसकी दिशा में परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तन आ जाता है तो इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। जैसे सीढ़ी का रंगीन दिखाई देना, अब कलर नहीं होता यानी कैसा है? रंगीन। तो ये प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं, विवर्तन है, क्योंकि अवरोधक सतह से टकरा गया और वापस आ रहा है उधर ही हमारे तरफ। तो टकरा कर सीढ़ी है हमारे, जो के शीट बोल रहे हैं आप मारवाड़ी में, ई के शीट पर जब कलर पड़े तो वापस आवे, तो अवरोधक सत्य टकरार वापस आ रही है, तो प्रकाश को विवर्तन है। कारण अपन सीढ़ी रंगीन दिखाई देवे, कैसी दिखाई देवे? रंगीन। अब आगे एक घटना है प्रकाश का व्यतिकरण। क्या है प्रकाश का व्यतिकरण? इसकी खोज यंग ने की थी। ये बहुत यंग आदमी है था, उसने इसकी खोज की थी। किसकी खोज? व्यतिकरण की। जब प्रकाश की दो किरणें जिसकी आवर्ती आयाम समान हो,
माध्यम के किसी ए बिंदु पर एक साथ पहुंचती है। कब पहुंचती है? एक साथ पहुंचती है। तो ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इसे ही प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब कि वो कह रही है कि जब प्रकाश की दो किरणें जगह की आवर्त आयाम समान है, माध्यम के दो बिंदु है, मान लो एक प्रकाश स्रोत ओ है, एक प्रकाश स्रोत ओ है, ये प्रकाश अटू निकल रहा है, निकल रही है, और निकल रही है, निकल रही है, निकल रही है। तो इस जगह ओ अपन दिख रहे हैं, ओ कहीं हो रही है प्रकाश को, वो प्रकाश को व्यतिकरण हो रही है। मतलब कि समान आवर्ती आयाम हुए ना, जब प्रकाश को व्यतिकरण हुआ करे, जुड़िया जाए लगातार जी हमारा ऑक्सीजन और टू प्रकाश को व्यतिकरण इसी का। ठीक है। तो प्रकाश, जब प्रकाश की दो किरणें जिसकी आवर्ती आयाम समान हो तो माध्यम के किसी बिंदु पर एक साथ पहुंचती है तो ऊर्जा का पुनर्वितरण हो जाता है। इसे प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। यदि दोनों किरणें समान कला में है तो ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। और विपरीत कला में है तो ऊर्जा कम होगी। अगर कला समान है, दोनों की समान कला है, तो दोनों समान कलाकार भाई एक ही गुण हो, जब दोनों गुण मिल बढ़िया जाए, अगर विपरीत प्रकार का गुण होगा ना तो बे लड़ दुड़ार मर जैसे। ये वास्ते बात है, समान कला होगी तो ऊर्जा बढ़ी, विपरीत कला हुई तो ऊर्जा कम जी। जो साबुन के बुलबुले और सड़क पर जो केरोसिन है वो रंगीन दिखाई देता है। क्यों? कि वहाँ पर बहुत सारा बिखरा है और उस पर पड़ रहे हैं दो तीन प्रकार के कलर, तो साबुन के बुलबुले वो कैसे दिखाई देंगे हमें? रंगीन। वहाँ पर क्या हो रहा है? व्यतिकरण प्रकाश का। इसलिए साबुन के बुलबुले, सड़क पर फैला हुआ केरोसिन हमें रंगीन दिखाई देता है प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सीडी हमें रंगीन दिखाई देती है किसके कारण? प्रकाश के विवर्तन के कारण। आकाश काला दिखाई देना, आकाश काला दिखाई देता है क्या? अरे अंतरिक्ष में दिखाई देता है आकाश काला, पृथ्वी पर तो नीला ही दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर वायुमंडल उपस्थित है, अंतरिक्ष में नहीं है। चंद्रमा पर भी वायुमंडल नहीं है, इसलिए वहाँ पर कैसा दिखाई देगा? आकाश काला। आगे हम पढ़ेंगे घटना ध्रुवण। ये ध्रुवण क्या है भाई? जब प्रकाश की किरणें कणों से टकराकर उनके लंबवत विभिन्न दिशाओं में संचरण करती है, विभिन्न दिशाओं में संचरण करती है तो इसे अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। मतलब कि प्रकाश की किरणें टकराकर लंबवत विभिन्न दिशाओं में संचरण करें तो अध्रुवित प्रकाश कहवे। और प्रकाश के ध्रुवण के लिए पोलोराइड ग्लास यूज करा। मतलब अध्रुवित प्रकाश ने ध्रुवित प्रकाश ने बदलवा खातर है कौन से ग्लास का यूज करा? पोलोराइड ग्लास। कौन से ग्लास? पोलोराइड। पोलोराइड ग्लास कैसे होते हैं? ये हर्पेसाइट और जो नाइट्रोसेलुलोज है, हर्पेसाइट और नाइट्रोसेलुलोज इनसे मिलकर बने होते हैं पोलोराइड ग्लास। पोलोराइड ग्लास। तो पोलो खेलने के लिए सेलुलोज का जो मैदान है, इसे याद रख लो, सेलुलोज का मैदान है। हर कोई आदमी पैसे वाला खेलता है, हर पैसे वाला आदमी क्या खेलता है? पोलो खेलता है सेलुलोज के मैदान में। तो हर्पेसाइट और नाइट्रोसेलुलोज इनसे मिलकर बना होता है पोलोराइड ग्लास। ठीक है। अब पोलोराइड प्रकाश की चकाचौंध को कम कर देता है। प्रकाश ने चकाचौंध भिन्न कर दिया कम, जिसे हमें वस्तु आसानी में दिख भला जाए। ये वास्ते वो प्रकाश को ध्रुवण घटना आ चीज हुआ करे जो ध्रुवित प्रकाश में पोलोराइड ग्लास के द्वारा आप चेंज किया करा। और पोलोराइड ग्लास बनया करे पोलो खेले जगह पैसे वाला, हर पैसे वाला आदमी हर्पेसाइड और नाइट्रोसेलुलोज उनसे मिलकर बनना होता है। आगे हम देखेंगे रंग। रंगों के बारे में कि रंग दो प्रकार के हैं। तो प्राथमिक रंग है, द्वितीयक रंग है। और प्राथमिक रंग वे है जो सिर्फ खुद के ही है, मतलब कि जगह में कोई रंग मिलूड़ो को नहीं। तो कौन से प्राथमिक रंग? वो है RGB। RCB नहीं है, RGB। RCB के फैन तो हो आप। ये RGB है। कौन सी है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। रेड ग्रीन ब्लू, ये क्या है? RGB, रेड ग्रीन ब्लू। ये है प्राथमिक रंग। कौन से रंग है? प्राथमिक रंग। इनमें किसी का मिश्रण नहीं होता। इनका यूज जैसे रंगीन टीवी प्रोजेक्टर इनमें यूज होता है इनका। ठीक है। तो प्राथमिक रंग तो वे रंग होते हैं जिनमें किसी का मिश्रण नहीं होता है, जैसे RCB नहीं, RGB, रेड ग्रीन ब्लू, RGB। द्वितीयक रंग वे होते हैं जिनमें मिश्रण बनते हैं, जो दो या दो से अधिक रंगों के मिश्रण से बनते हैं, जैसे रेड ग्रीन से बना ब्लू। रेड और ग्रीन से क्या बना? ब्लू। कहाँ बना ब्लू? येलो बना। और RGB जैसे याद रख लो, जैसे ये RGB वाई, CM कौन बना भाई? CM कौन बना? तो रेड ग्रीन से येलो, ग्रीन ब्लू से साइन, और ब्लू रेड से M वाला मैग्नेटो। तो प्राथमिक कलर है तीन, RGB, RCB नहीं, RGB।
और उनसे बनेगा कौन, वाई सी एम, बीच में बीच वाला बनेगा, ठीक है, वाई सी एम, ठीक है ध्यान। आगे सूर्य का प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो कुछ प्रकाश तो परावर्तित करता है, कुछ को क्या कर देता है, अवशोषित। मतलब जब प्रकाश एक कोई भी वस्तु पर पड़े ना तो वह वस्तु कुछ प्रकाश ने तो कहीं कर दिया परावर्तित, कुछ ने कहीं कर दिया अवशोषित। जका रंग ने वह परावर्तित करे वह वस्तु बी रंग की दिखाई देवे, जका रंग ने वो परावर्तित करे वह वस्तु हमें उसी रंग की दिखाई देती, उसी रंग की दिखाई देती। जैसे कोई भी रंग अगर परावर्तित नहीं होता है, अगर वस्तु है कोई भी रंग परावर्तित नहीं करती है, सारे रंगों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर देती है, तो वस्तु काली दिखाई देती। वस्तु क्या क्या दिखाई देगी, काली दिखाई देगी, क्योंकि काला रंग कोई रंग ही नहीं है। और अगर सभी रंगों को क्या कर दे, परावर्तित कर दे, यदि किसी भी रंग को अवशोषण नहीं करे, सभी रंगों को परावर्तित कर दे, तो वो वस्तु में सफेद दिखाई देगी। सभी का मिश्रण कैसा होता है, सफेद। इसलिए अगर सभी रंगों को क्या कर दे, परावर्तित, तो सफ़ेद, और कोई भी रंग परावर्तित नहीं करे तो वो काले दिखाई देगी। कमीज लाल दिखाई देती है, कमीज कैसे दिखाई देती है, लाल दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है लाल, क्योंकि वो लाल रंग को ही परावर्तित करती है, इसीलिए लाल दिखाई देगी। अगर कमीज कोई पीली दिखाई देगी तो वो पीले रंग को परावर्तित करेगी, इसीलिए पीली दिखाई देगी। हरे रंग के प्रकाश में लाल कमीज देखें तो काला दिखाई देगा। क्यों भाई, हरो प्रकाश है, भी में लाल कमीज काली क्यों दिखाई, क्योंकि परावर्तित करने के लिए लाल रंग नहीं मिलता। हरे रंग में लाल रंग को मिली भाई, हरे रंग में लाल रंग मिली कौन मिले, ये वास्ते हरे रंग को प्रकाश में कोई लाल कमीज देगा ना अपन काली दिखाई दी, क्योंकि लाल रंग परावर्तित करने के लिए है ही कोनी प्रकाश में। अब पेड़ों की पत्तियां हरे रंग का अवशोषण करती है, अतः हर कि कौन से रंग के प्रकाश को परावर्तित करती है, हरे रंग को। इसीलिए हर क्या, इसलिए हरे रंग प्रकाश से, हरे रंग प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, इसलिए हरे प्रकाश से क्या नहीं होता है, प्रकाश का संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश का संश्लेषण हरे रंग से क्यों नहीं होता है, क्योंकि पेड़ों की जो पत्तियां हैं वो हरे रंग का अवशोषण ही नहीं करती है, क्योंकि वो हरी होती है, इसीलिए, क्योंकि हरे रंग को वो परावर्तित करती है। और जब हम उस प्रकाश की पत्तियों पर हरा रंग डालेंगे तो उसको अवशोषित करेगी ही नहीं, इसलिए हरे रंग के द्वारा प्रकाश संश्लेषण, पौधों का प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अब है रमन प्रभाव। रमन प्रभाव क्या है भाई, रमन प्रभाव के द्वारा धूप के चश्मे रमन प्रभाव के लिए, रमन प्रभाव है ना, उसके प्रयोग से ही विकसित किए गए हैं धूप के चश्मे। सीवी रमन प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया था। अब आगे रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति, रमन प्रभाव के अनुसार जो प्रकाश की प्रकृति और उसका स्वभाव है तब परिवर्तित होता है जब पारदर्शी माध्यम से निकलता है, और सभी माध्यम में ठोस, द्रव्य और गैस ये कुछ भी हो सकता है, सभी पारदर्शी माध्यम। मतलब ये कह रहा है कि रमन प्रभाव के अनुसार प्रकाश की प्रकृति स्वभाव तब ही परिवर्तित होता है जब वो किसी पारदर्शी माध्यम से निकलता है, तभी वो प्रकाश की प्रकृति और स्वभाव में परिवर्तन होता है। अब ज्योतिफ्लक्स है, हाँ, ज्योतिफ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, ज्योतिफ्लक्स का ऐसा मात्रा क्या है, ल्यूमेन। क्या है, ल्यूमेन है। अब पेरिस्कोप है, पेरिस्कोप क्या होता है, हम ध्यान रखो, पनडुब्बी होती है, पनडुब्बी, उसके अंदर डायरेक्ट तो देख नहीं सकते, इसलिए पनडुब्बी के अंदर है उसे ऊपर की तरफ एक निकलता है। जैसे यहाँ पर देखो, ये मान लो पनडुब्बी है, ये यहाँ पर ये मान लो पनडुब्बी, ये पनडुब्बी के अंदर से कोई देख रहा है तो ऊपर के चारों में घुमाकर ऊपर की कोई चीज़ है ना पनडुब्बी में, वो देख सकते हैं, वो होता है पेरिस्कोप। तो पेरिस्कोप एक ऐसी, मतलब पेरिस्कोप वस्तु से देखा जाता है, ऐसी वस्तु को देखा जाता है तो सीधी रेखा में नहीं है, ये इधर वाली वस्तु को ये ऐसे देख सकते, यहाँ से देख सकता है, आँख है ये मानो कि यहाँ से ये इधर वाली वस्तु को देख सकता है। तो पेरिस्कोप उसके द्वारा ऐसी वस्तु को देखा जाता है जो सीधी रेखा में नहीं है। समरीन व्याग्रहण जो पनडुब्बी, उसमें पानी की सतह से देखना, ये परावर्तन पर आधारित है। जो पेरिस्कोप है किस पर आधारित है, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पेरिस्कोप किस पर आधारित है, परावर्तन पर आधारित। निर्वात के अलावा प्रत्येक माध्यम में लाल रंग की गति सबसे अधिक होती है, बैंगनी रंग की गति सबसे कम होती है। भाई निर्वात के अलावा प्रत्येक माध्यम में लाल रंग की गति क्या होती है, सबसे अधिक, इसीलिए हम लाल वो सिग्नल होते हैं वो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि इसकी गति सर्वाधिक होती है, प्रकीर्णन नहीं होता प्रकाश का, इसीलिए। अब आगे बहुमूर्तिदर्शी, जो कैलिडोस्कोप कहते हैं जिसको, उस कैलिडोस्कोप के अंदर के दो समतल दर्पणों के एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुके होते हैं, जिससे वस्तु के कई प्रतिबिंब या पैटर्न बनते हैं। बहुमूर्तिदर्शी या जो कैलिडोस्कोप है ना, जब एक मूर्ति कई मूर्तियाँ दिखावे
तो बी माँ कहीं हुआ करे कि उसके अंदर के जो दो समतल दर्पण हुआ करे ना वो एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर झुकड़ा हुआ करे, एक दूसरे में 60 डिग्री कोण पर, जिसके कारण उसके कई प्रतिबिंब और कई प्रकार का पैटर्न बने, वो हुआ करे बहुमूर्ति दर्शी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण है समतल है, उत्तल है, अवतल है, ये दर्पण पढ़ेंगे। तो दर्पण के अंदर देखो, तो समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण है, समतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर प्रतिबिंब आभासी, सीधा और समान साइज का होता है। इसका यूज पेरिस्कोप जो बहुमूर्तिदर्शी है, बहुरूपदर्शी, उसके अंदर इसका यूज होता है। पार्श्व परिवर्तन होता है। अगर कोई इसका वेग v है, कोई जो बिंब है उसका वेग v है, तो वो उसका प्रतिबिंब का वेग वो 2v होगा, क्योंकि ये v वाला इधर वाला, v वाला उधर, तो 2v दुगने वेग से प्रतिबिंब गति करता हुआ प्रतीत होगा। दर्पण में व्यक्ति का जो संपूर्ण प्रतिबिंब प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितनी हाइट होनी चाहिए दर्पण की? उससे डबल मतलब दर्पण से डबल हाइट के व्यक्ति को देख सकते हैं। मतलब अगर 6 फीट का व्यक्ति है तो उसे देखने के लिए कम से कम आधी हाइट तो होनी ही चाहिए दर्पण की। कितनी होनी चाहिए? आधी। 6 फीट का है तो उसकी आधी कितनी होगी? 3 फीट। 3 फीट तो होनी ही चाहिए। मतलब व्यक्ति की लंबाई की आधी उसकी हाइट होगी दर्पण की, तो उसका पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं। अब झुके हुए समतल दर्पणों के संख्या अगर ज्ञात करना है, झुके हुए समतल दर्पण है प्रतिबिंब कता बन से भाई, दो झुकड़ा या दर्पण है तो एक माया कोई वस्तु रखा तो बिंब प्रतिबिंब कता बने, बी की संख्या ज्ञात करना है। तो उसके लिए 360/20 के कोण -1, 360 दर्पण के जो बीच के कोण है और -1। अगर वो 360 दर्पण के बीच के कोण है, इसका हल अगर पूर्णांक नहीं हो तो निकटतम सम संख्या प्रतिबिंबों की संख्या होगी, निकटतम सम संख्या लेनी है। जी मान ले, जी हाँ भाई, ये उदाहरण देखो कि 360 के मैं 50 को भाग दिया, जो रहा 7.2, तो 7.2 पूर्णांक को नहीं, ये वास्तविक निकटतम सम संख्या किसी 6 नहीं 8 है इसकी निकटतम सम संख्या। तो यहाँ पर ले लेंगे 8, 8 - 1, ये हो जाएगा 7 प्रतिबिंब। कितने प्रतिबिंब बनेंगे? 7 प्रतिबिंब। समांतर दर्पण है, दोनों समांतर है, तो कोण कितना है? 0 डिग्री का। 0 का भाग देंगे तो अनंत, इसमें कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अनंत प्रतिबिंब बनेंगे इसके अंदर। ठीक है, आगे देखो, यदि व्यक्ति दर्पण व दीवार के मध्य है, किसके मध्य है? दर्पण और दीवार के मध्य, तो दर्पण में संपूर्ण दीवार का प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई दीवार की ऊंचाई का कम से कम 1/3 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? कम से कम 1/3। और उसमें व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? आधी तो होनी ही चाहिए। 6 फीट से है तो वो 3 फीट तो होना ही चाहिए दर्पण। और दीवार का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दीवार की ऊंचाई का 1/3 होना चाहिए। अब गोलीय दर्पण है, दो प्रकार का है, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण का यूँ करे, उत्तल दर्पण तो यह करे उत्तल, ओ देखो ओ उत्तल दर्पण है, ओ है अवतल दर्पण। तो उत्तल तो प्रकाश ने कहीं करे फैला दे, प्रकाश ने कहीं दी फैला दे, प्रकाश की किरण आई तो इन फैला दी, प्रकाश की किरण आई तो अन फैला दी। तो वो उत्तल दर्पण है, वो तो प्रकाश को फैला देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अपसारी, अपसारित करने वाला अपसारी, ये अपसारी दर्पण है। और ओ है ना अवतल दर्पण, ओ ऐसे यहाँ आयो जरा प्रकाश ने कर दियो, ओ यहाँ आयो अन कर दियो, ये वास्तव वो प्रकाश ने इस जगह कहीं करे केंद्रित, ये वास्तव ये प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अभिसारी, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। अब अपसारी दर्पण है जो उत्तल दर्पण है, भी को यूज किस जगह है? ट्रक बस के जो साइड लाइट है ना, साइड वाले जो उधर कांच लगे हुए है, तो ट्रक और बस के जो पृष्ठदर्शी दर्पण है उनमें, गलियों में लगे लैंपों में, रोड लाइटों में, और एटीएम मशीन में, अगर प्रश्मिरन में कहीं कहीं ध्यान रहा ये ध्यान रहा है, वो प्रकाश ने फैला दे, प्रकाश ने फैला दे तो कर जुड़त हुई भाई, प्रकाश ने बड़ा भाग जुड़त हुई, मतलब गलिया में लैंपा में लाजी जो लाइट ने फैला जी पूरी रोड पर लाइट हुई, ये वास्ते गलिया में लगी लैंपों में जो रोड लाइट है वहाँ किसी दर्पण हुई, वहाँ हुई उत्तल दर्पण, क्योंकि वो प्रकाश ने कहीं करे फैलावे, कहीं करे प्रकाश ने फैलावे। ठीक है, तो वो प्रकाश ने फैलावे वास्ते दर्पण किसी यूज हो उत्तल दर्पण यूज हो, तो ये वास्ते रोड लाइट हम किसी यूज हो उत्तल दर्पण। अब है वो प्रकाश ने फैलावे, लेकिन वो आभासी और प्रतिबिंब म्यू शो बनावे, मतलब सदैव सीधा छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। ई वास्ते छोटो प्रतिबिंब बनावे, सीधो बनावे, ई वास्ते इको यूज कट हुए ट्रक बस को पश्च दर्पण में ना पीछे में देखना है तो बी दर्पण में आपको यूज हुए, एटीएम मशीन में लगी हुए बी में यूज हुए, पस अगर पस मिरर भी अगर है। अब अवतल दर्पण को यूज कट हुए, अवतल दर्पण प्रकाश ने कहीं के अभिसारित कर दे, मतलब एक जगह पर केंद्रित कर दे, एक जगह पर केंद्रित हुए, देखो अपा सर्च लाइट जो टॉर्च हुए प्रकाश ने एक जगह केंद्रित करे, मोटर गाड़ी की हेडलाइट में एक जगह फोकस करे सीधो सीधो रोड पर, प्रोजेक्ट हुए वो एक जगह फोकस करे। तो ये जो परावर्ती जो टेलीस्कोप है उसके अंदर भी यही होता है। शोर कुकर है, शोर कुकर में एक जगह पर परावर्तित करे ना वे किरणा ने, जब वो गर्म या चीज
वो अवतल दर्पण एक जगह पर कहीं करे, केंद्रित करे। एक अलावा वो करने में कोई चीज़ यहाँ बिल्कुल ही पास में, जहाँ जो वो है बिल्कुल कोई पास में फोकस पर हो, तो वो भी को प्रतिबिंब बनावे, बड़ो बड़ो प्रतिबिंब बनावे। ये वास्ते को यूज कैसे करे, सेविंग दर्पण में। वो तो हमेशा सीधो छोटो दर्पण, छोटो प्रतिबिंब बनावे। बड़ो प्रतिबिंब बनानो है जहाँ सेविंग दर्पण है, सेविंग दर्पण मतलब दाढ़ी बना वालों जो मिरर हुए, वो दंत चिकित्सक दांतों का बड़ो प्रतिबिंब देखने के लिए। ये वास्ते छोटो प्रतिबिंब प्राप्त करना है ना, छोटो बहुत किस्म हुए उत्तल। बड़ो प्रतिबिंब प्राप्त करना अपन है जहाँ दाढ़ी बनाते समय सेविंग दर्पण है, इनमें दांतों दंत चिकित्सक दांत ने बड़ो देवा खातर भी वास्ते अवतल दर्पण यूज हुए। वाहनों की हेडलाइट में जो दर्पण हुए ना वो परवलयी दर्पण यार। कौन सा दर्पण हुआ यार, परवलयी दर्पण, अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण वाहनों की साइड मिरर, उत्तल दर्पण है वो वाहनों साइड मिरर में लगी हुई, क्योंकि सीधा आभासी और समान साइज मतलब सीधा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनावे। प्रतिबिंब बड़ो बने या प्रतिबिंब छोटो बने। प्रतिबिंब बड़ो कौन बना, प्रतिबिंब बड़ो बना नाम जगह बड़ो अवतल दर्पण। प्रतिबिंब छोटो बनाओ उत्तल दर्पण। प्रतिबिंब बड़ो बनावे वास्ते को दंत चिकित्सक यूज करे, प्रतिबिंब छोटो बनावे वास्ते साइड मिरर में यूज हुए। ठीक। अब परावर्तक पृष्ठ के केंद्र आना वो बताओ। देखो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होता है ना, ये परावर्तक पृष्ठ इसका जो केंद्र है ये यहाँ पर केंद्र है, तो इसे बोलते हैं ध्रुव। पी के द्वारा, इसे ध्रुव के द्वारा व्यक्त किया जाता है। वक्रता केंद्र सी है, वक्रता त्रिज्या आर है, फोकस दूरी एफ है, आर इक्वल्स टू 2f है। गोलीय दर्पण परावर्तक पृष्ठ की इस वृत्ताकार सीमारेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है और दूरी एम है। दर्पण का द्वारक क्या है, तो वृत्ताकार सीमारेखा का जो व्यास है एम एन, ये क्या है, दर्पण का द्वारक। क्या है, दर्पण का द्वारक। अब नियम देखो, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आवे तो वह कहीं ये मुख्य फोकस निकलती हुई प्रतीत हुए। जब केंद्र से आपतित हुए तो केंद्र वापस निकलती हुई पाछे प्रतीत हुआ करे। और जब फोकस आया करे तो वह समांतर हुई। जब ध्रुव पर आपतित हुए तो वापस बी कोण पर परावर्तित हुई। ये नियम है 4-5 का। और ये उत्तल दर्पण का नियम है, जब कोई प्रकाश की किरण समांतर आवे तो फोकस हो वह निकलती हुई कहीं में प्रतीत हुए। जब कोई सेंटरों आती हुई प्रतीत हुए तो वह बटी हुई जाती हुई प्रतीत हुए। वापस वो आएगो ये समांतर जाओ तो वापस फोकस हो निकलती हुई प्रतीत हुए। तो अभी माई देखो अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण के अंदर, उत्तल दर्पण के अंदर उत्तल है, नाम आइए उत्तल, नाम आइए उत्तल। तो उत्तल कौन सा, ये प्रकाश को फैलाने वाला, प्रकाश को फैलाने वाला। जो प्रकाश को फैलाता है वो प्रतिबिंब क्या बनाएगा, खाक बनाएगा। प्रतिबिंब किससे बनाएगा, प्रकाश को फैला दे रहा है इसलिए सबसे कम प्रतिबिंब इसी के बनते हैं। दो ही कंडीशन है इसकी, अगर एक तो ये अनंत पर हो, बिंब है वो अनंत पर हो, अनंत पर हो तो उसका बिंदु आकार का दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, और अनंत और पी के बीच में हो तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा और पी और एफ के बीच में बनेगा। ये दो कंडीशन है। ये सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में अलग अलग कंडीशन है। अनंत पर हो तो रूल लगा के अलग अलग निकाल देंगे। अनंत वाली ये कंडीशन है, वास्तविक बिंदु आकार का बनेगा, सी पर हो, एफ पर हो, पी एंड एफ के बीच में हो। ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट। पी अगर ये पी और एफ के बीच में है ना तो ये आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब, बाकी में वास्तविक बनेगा इनमें। ये एक कंडीशन है अवतल दर्पण की जिसमें आभासी और सीधा और बड़ा बनेगा, बाकी समय में वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इसमें आभासी और सीधा बनेगा और दर्पण के पीछे बनेगा, जिसका यूज दंत चिकित्सक करते हैं। अब आगे दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/। आगे हम पढ़ेंगे अब लेंस के बारे में। उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, दो प्रकार के लेंस हैं। उत्तल लेंस, अवतल लेंस, इसके बारे में देखो सबसे पहले ये यहाँ पर देख लेंगे कि जो प्रकाश को फैलाता है वो क्या होता है, अपसारी। जो प्रकाश को फैलाता है, अपसारित करता है, फैलाता है तो वो होता है अपसारी। जो प्रकाश को फैलाता है वो क्या होता है, अपसारी। ये प्रतिबिंब जो बनाएगा अपसारी वाला वो सदैव आभासी, सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। कौन कौन बनाता है आभासी, सीधा और छोटा, अपसारी वाला है। देखो अपसारी है जो प्रकाश को फैलाता है, उत्तल दर्पण है, उत्तल लेंस है, ये ध्यान रखना। दर्पण तो उत्तल है, लेंस कौन से वाला है, अवतल। दर्पण तो उत्तल है, जो प्रकाश को फैलाता है। ये देखो यहाँ पर डायग्राम, जो प्रकाश को फैलाएगा, जैसे देखो इसके अंदर क्या होगा, जैसे ये उत्तल दर्पण है, ये जब प्रकाश इसकी तरफ आएगा, ये बीच वाला मान प्रकाश आएगा तो प्रकाश को ये से परावर्तित कर देगा, फैला देगा ऐसे। और इधर आएगा प्रकाश तो ये इधर
पहुंचा देगा, इसको फैला देगा ये। तो ये फोकस पर आता हुआ यहाँ पर ये प्रतीत होता है, यहाँ पर ये छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनेगा उत्तल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण फैलाता है। और लेंस कौन सा फैलाता है? लेंस अवतल वाला फैलाता है प्रकाश को। जैसे यहाँ आएगा तो ये बाहर की तरफ फैला देगा, ये अवतल लेंस है। तो जो प्रकाश को फैलाता है वो क्या होता है? जो प्रकाश को फैलाता है वो क्या होता है? अपसारी। क्या होता है? अपसारित करने वाला, फैलाने वाला। इसमें वो प्रतिबिंब बनाएगा हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। केवल दो ही कंडीशन होगी उसमें। और वो कौन कौन से अपसारी वाले? अपसारी दर्पण तो है उत्तल दर्पण, और अपसारी लेंस है वो अवतल लेंस, फैलाने वाले। अब देखो वापस देखते हैं। उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये कौन सा? अवतल लेंस। ये प्रकाश को, उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है। इसलिए ये क्या है? अभिसारी लेंस है। ये अवतल लेंस है वो प्रकाश को फैलाता है, ये इसलिए क्या है? अपसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अपसारी लेंस है। इसके अंतर्गत ये ओ है वो प्रकाशिक केंद्र है। ओ क्या है? प्रकाशिक केंद्र। इसके दो फोकस होते हैं, F1 F2, दो भी सेंटर होते हैं, C1 C2। तो नियम है, नियम क्या क्या है? पहला नियम क्या है कि नियम 1 है। नियम 1 के अंदर ये नियम 1 है। नियम 2, इसमें ये नियम 1 है। मतलब जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो फोकस से निकलती है, और जब प्रकाश की किरण समांतर आती है तो फोकस से गुजरती हुई क्या होती है? प्रतीत होती है पीछे की तरफ। और इसके अंदर जब फोकस से आती है तो क्या हो जाती है? अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब प्रकाश के अंदर ओ से निकलती है तो वो सीधी निकल जाती है। इसी के अंदर यही है, इसमें भी यही है। ओ से निकलती है तो सीधी निकल जाती है, और एफ से आती हुई प्रतीत होती है तो वो क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक है। अब प्रतिबिंब, क्या बोला था पहले मैंने कि जो अपसारी है, जो फैलाने वाले हैं, कौन कौन से फैलाने वाले? दर्पण तो है उत्तल, दर्पण तो है उत्तल, या लेंस है अवतल जो प्रकाश को फैलाता है। तो इसमें सिर्फ दो ही कंडीशन है उत्तल में। एक तो है जब प्रकाश मतलब जो बिंब है वो कहाँ पर हो? अनंत पर। बिंब अनंत पर होगा तो वो अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। अत्यधिक कितना क्या बनाएगा? छोटा प्रतिबिंब बनाएगा, ये बिंदु आकार का बनाएगा। ये क्या होगा? आभासी होगा। तो वास्तविक तो होगा इधर बनता, तो यदि इधर बनेगा तो ये आभासी होगा। क्योंकि मतलब मिलती, जब रेखाएं दो प्रकाश की मिलती है ना वास्तविक रूप से, तो वो तो था वास्तविक। मिलती हुई जो यहाँ पर प्रतीत हो रही है, वास्तविक थोड़ी दोनों प्रतीत हो रही है, इसलिए आभासी है। तो सदैव आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। और ये तो है उत्तल, ये तो है अवतल लेंस। और अवतल लेंस में एक कंडीशन तो ये आएगी अनंत पर, एक कंडीशन आ गई कि पास में हो, मतलब कि एफ पर हो। एफ पर हो तो छोटा बनेगा, यहाँ पर ये बनेगा छोटा। ठीक। अब बात है इधर वाली, अनंत पर हो तो इनमें बनता है सदैव आभासी सीधा और छोटा, इनमें बनता है वास्तविक और उल्टा। इनमें सीधा बनता है आभासी और सीधा, इसमें वास्तविक और उल्टा। अनंत पर हो तो फोकस बनेगा। अनंत और F1 के बीच में हो तो F1 और 2F1 के बीच बनेगा। F1 पर हो तो अनंत पर बनेगा। F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, F1 और प्रकाशिक केंद्र के बीच में हो, ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है। F1 और प्रकाशिक केंद्र के अगर बीच में है तो ये आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, लेंस के बिंब की तरफ बनेगा। ये कंडीशन अलग है, बाकी कंडीशन वही है, सभी सेम ही है। बाकी कंडीशन में वास्तविक उल्टा बनेगा, इसमें आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यह है उत्तल लेंस। ठीक है। अब सदैव वास्तविक उल्टा बनेगा, लेकिन एक कंडीशन को छोड़कर, ये वाली कंडीशन को छोड़कर, इसमें आभासी और सीधा बनेगा। लेंस सूत्र क्या है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। वो वहाँ उसमें प्लस का चिन्ह है यहाँ पर, और इसमें माइनस का चिन्ह है। तो लेंस सूत्र में 1/f बराबर 1/v माइनस 1/, लेंस सूत्र देखेंगे तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, और दर्पण सूत्र में माइनस की जगह यहाँ पर किसका चिन्ह है? प्लस का। आवर्धकता मतलब कितना बड़ा है उसको कहते हैं आवर्धकता। तो आवर्धकता m है, वो S/h, मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई, अगर प्रतिबिंब बड़ा होगा तो उसका मान 1 से ज़्यादा होगा, 1 से ज़्यादा होगा। अपना मत दिखे प्रतिबिंब अगर ज़्यादा उसी जो भागियों बिंब वाली लंबाई को मत 1 में ज़्यादा उसी, अगर बराबर होगा तो 1 आएगा उतर, और कम होगा तो पॉइंट में उतर आएगा। तो देखो आवर्धकता है, उसके अंदर क्या है? आवर्धकता का सूत्र है m इक्वल्स टू S/h, S/h प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा बिंब की ऊंचाई, और v/u प्रतिबिंब की दूरी बटा बिंब की दूरी, 1/s m इक्वल्स टू S/h बराबर माइनस S/h बराबर v/u। अगर प्रतिबिंब सीधा है
तो एच प्लस होगा, प्रतिबिंब उल्टा है तो एच जो ऊंचाई है वो माइनस में होगी। ठीक है, ये देखो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। इसके अंदर देखो ये उत्तल दर्पण, ये अवतल दर्पण, इधर वाले अगर कोई चीज़ होगी माइनस में होगी, इधर वाले कोई चीज़ होगी वो प्लस में होगी। तो फोकस है, फोकस अवतल का किधर होता है, उत्तल का किधर होता है, उत्तल का इधर इस साइड में होता है उत्तल का, तो वो होगा प्लस में। अवतल का किस साइड में होता है, इस साइड में, तो होगा माइनस में। तो एफ तो होगा प्लस में, इसका होगा माइनस में। यू बीम हमेशा इस साइड में होता है, दोनों में इस साइड में, दोनों में इस साइड में, तो ये होगा हमेशा माइनस में। किस में होगा, माइनस में। अगर प्रतिबिंब है आभासी है तो आभासी से देखो ऐसी बात है कि ये ये तो है, ये तो है दर्पण और ये है लेंस उत्तल। इसमें अगर प्रतिबिंब हमें बनेगा इस साइड में, अगर प्रतिबिंब बनेगा किस साइड बनेगा प्रतिबिंब, इस साइड में, तो वो बनेगा आभासी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश की जो किरणें है वो मिलेगी नहीं, मिलती हुई प्रतीत होगी। मिलती हुई क्या होगी, मिलेगी नहीं, यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत होगी, इसलिए इधर पर क्या बनेगा, आभासी। और ये लेंस है उत्तल, तो उत्तल लेंस में हमेशा इधर मिलेगा, इधर किरणें मिलेगी, इसलिए ये इधर होगा वास्तविक। तो ये सीधी सी बात है कि लेंस है, लेंस है, इसके अंदर वी है, लेंस में वी मतलब कि जो प्रतिबिंब है वो आभासी होगा। आभासी होगा तो किस साइड में होगा, आभासी होगा तो हमेशा वो इस साइड में होगा, इस साइड में। तो इस साइड में होगा तो ये किस में होगा, माइनस में। किस में होगा, माइनस में। और दर्पण में किस साइड में होगा, आभासी होगा तो इस साइड में। किस साइड में होगा, इस साइड में, तो ये कैसे होगा, प्लस, पॉजिटिव। और अगर लेंस है, लेंस में ये वास्तविक है, क्या है, वास्तविक। तो लेंस में वास्तविक किस साइड में होगा, वास्तविक होगा इस साइड में, तो ये कैसे होगा, पॉजिटिव। और दर्पण में वास्तविक किस साइड में होगा, दर्पण वास्तविक होगा इस साइड में, ये तो ये होगा नेगेटिव। ऐसी बात है, मतलब कि ये तो है दर्पण के लिए, ये तो है लेंस, लेंस के लिए। वो दर्पण के लिए कंडीशन या इनकी उल्टी हो जाएगी। दर्पण के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी, इनकी उल्टी। अब लेंस क्षमता है, लेंस क्षमता को कैसे देखेंगे, लेंस क्षमता जो पी है उसका जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर। और P इक्वल्स टू 1/f, एफ होनी चाहिए मीटर में, किस में होनी चाहिए, मीटर में। तो P इक्वल्स टू 1/f। और जो लेंस की क्षमता का मात्रक है वो डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी है वो कैसी होगी, पॉजिटिव। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव, तो लेंस की क्षमता कैसे आएगी, पॉजिटिव। और उत्तल लेंस की फोकस दूरी नेगेटिव, तो क्षमता कैसे आएगी, नेगेटिव। इसलिए जो लेंस की क्षमता है वो P इक्वल्स टू 1/f। उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव और उत्तल लेंस की क्षमता नेगेटिव। अगर क्षमताएं ये वाली है तो P1 P2 इनको जोड़ेंगे तो ये 1/f 1/f2 ये वाला हो जाएगा। दर्पण में और लेंस में ये ध्यान रखो, दर्पण में वास्तविक इधर होता है, आभासी होता है इधर, तो इधर हमेशा पॉजिटिव होता है, इधर हमेशा नेगेटिव होता है। तो देख लो, वास्तविक का नेगेटिव, आभासी का पॉजिटिव। लेंस में वास्तविक इस साइड में होता है, आभासी इस साइड में होता है, इसलिए इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर वास्तविक का मतलब पॉजिटिव, आभासी का मतलब नेगेटिव, आभासी का मतलब नेगेटिव। जब लेंस को ऐसे द्रव्य में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो ऐसी स्थिति में फोकस दूरी बढ़ जाती है, क्षमता घट जाती है, लेंस की प्रकृति ही बदल जाती है, लेंस की प्रकृति बदल जाती है। यानी का द्रव्य में डुबावा जगह को अपवर्तनांक यूँ ज़्यादा वे लेंस की क्षमता मैंने भी क्षमता हुई ज़्यादा वे ना अपवर्तनांक, तो फोकस दूरी बढ़ जावे, क्षमता घट जावे, लेंस की प्रकृति बदल जावे। जैसे पानी के अंदर अगर हवा की बुलबुला है तो उत्तल लेंस के समान दिखाई देगा वो, और परंतु व्यवहार किसके समान करेगा, अवतल की तरह व्यवहार करेगा। माइक्रोस्कोप में जो कम दूरी का फोकस, कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वही होता है। कम फोकस दूरी का क्या होता है, उत्तल लेंस होता है माइक्रोस्कोप, सूक्ष्म दूरदर्शी में। और आवर्तन लेंस, आवर्धक लेंस कौन सा होता है, कम फोकस दूरी का जो उत्तल लेंस है वो आवर्धक लेंस होता है। प्रकाश की तीव्रता फोटोमीटर द्वारा मापी जाती है। वूस्टर का नियम म्यू इक्वल्स टू 10 होता है ध्रुवण में। निकट दृष्टि दोष में तो प्रतिबिंब है वो निकट बनता है, दूर दृष्टि दोष में प्रतिबिंब होता है वो दूर बनता है। इससे रेटिना से, ये रेटिना है यहाँ पर। तो निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना से निकट, इस मतलब आँख की तरफ निकट की तरफ बनता है, और इसमें किधर बनता है, दूर की तरफ बनता है। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, लेंस हो जाता है मोटा, मोटा हो जाता है तो यहाँ हाथों हाथ ही परावर्तित कर देता है, निकट दृष्टि दोष हो जाता है। ये दूर दृष्टि दोष में लेंस हो जाता है पतला, इसलिए दूर तक जाता है वो प्रकाश, मुड़ता ही नहीं है, दूर तक जाता है, मुड़ता ही नहीं है, दूर तक जाता है, यहाँ पर मुड़ेगा। पेरिस्कोप बता, उस परावर्तन के सिद्धांत पर आधारित हमने देखा था वो पेरिस्कोप, ये जो पनडुब्बी के अंदर मतलब ऊपर की वस्तु देखने के लिए लगाया जाता है, पेरिस्कोप होता है।
उत्तर लेंस है वो गैलीलियो की दूरदर्शी में यूज़ होता है। उत्तर लेंस गणितशास्त्र उत्तर लेंस का यूज़ करते हैं, सूक्ष्म दूरदर्शी के फोटो कैमरा आदि में किया जाता है, और आँख कान बीमारी के टेस्ट के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला टॉपिक है हमारा विद्युत का, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। धन्यवाद। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।